नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे कोविड 19 के बारे में, जो आप जानते हैं महामारी के रूप में दुनिया में है और हमारे मुल्क में भी है। पहली बात अगर हम देखें इसके बारे में तो ये है कि आज हम हिंदुस्तान चाइना के नंबर्स जो थे पूरे इस दौरान में उससे हम क्रॉस कर चुके हैं। मतलब इस वक्त हम चाइना के आगे हैं टोटल संख्या में कोविड कोविड 19 में जो बीमार है। तो ये एक हमारे लिए इसका समझ होना चाहिए कि कोविड 19 चाइना ने काबू पा लिया है। अभी भी हम कोविड 19 की गिरफ्त में है और अभी भी हमारे यहाँ संख्या बढ़ रही है। ये हमारे वेबसाइट में आप देखेंगे, हर रोज इसको हम निकालते हैं। तो इस वक्त करीब 86,000 लोग हमारी इस बीमारी के शिकार है। जो एक्टिव केस 53,000 है और मौत जो हुई है 2700 लोगों की इसमें मौत हुई है। हमारे टेस्टिंग जो हुई है सैंपल्स की, उसका संख्या वैसे बहुत कम नहीं है। करीब 21 लाख लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। ये कम नंबर्स नहीं है, पर क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है उसके मुताबिक अभी भी ये टेस्ट की पर डे जो टेस्ट हो रही है हमारी, वो बहुत ज्यादा नहीं है। करीब 1 लाख लोगों को हम हर रोज टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, और उसमें 3-4 हजार जो हमारी इन्फेक्शंस निकल रही है, इसका मतलब 3 to 4% अभी भी हमारी इसमें बीमार पड़ रहे हैं। अगर हम हिंदुस्तान की मुल्क पूरा देखें तो उसमें देखेंगे अभी भी जो प्रांत पहले इस पे बीमार थे वो अभी भी बीमार चल रहे हैं। महाराष्ट्र का संख्या काफी ज्यादा है, दिल्ली का संख्या ज्यादा है, और इस वक्त गुजरात के बाद तमिलनाडु भी काफी तेजी से बढ़ा है पिछले दिनों। दुनिया के ऊपर एक नजर डालते हैं। अगर दुनिया की हाल देखें तो करीब 45 लाख लोग इस पे बीमार हैं, जिसपे करीब 13 लाख सिर्फ अमेरिका में है, 13-14 लाख सिर्फ अमेरिका में है, और 3 लाख से ऊपर के लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसका मतलब अभी भी काफी तेजी से ये दुनिया में बढ़ रहा है। हमारी जो चार्ट्स हम हर रोज दिखाते हैं उस पर एक निगाह डालते हैं, किस रफ्तार से दुनिया की दूसरे मुल्कों में ये बढ़ रहा है और उसके मुताबिक हम किस पोजीशन में है। इस पे हमारे अभी भी इस चार्ट में ब्राजील नहीं है, जो कि काफी तेजी से इस वक्त बढ़ा है पिछले दिनों में। पर अगर दो पहले जो मुल्क थे जो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं उसके ऊपर एक निगाह डालेंगे, जैसे इसमें ईरान शामिल है, फ्रांस शामिल है, इस पे इटली शामिल है, इसमें यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन शामिल है, और उस पे स्पेन शामिल है, तो देखेंगे इनकी ट्रैजेक्टरी कर्व करीब करीब फ्लैट है। मतलब यहाँ पर बहुत तेजी से उनकी नंबर्स बदल नहीं रहे हैं, बल्कि वो एक हिसाब से हम कह सकते हैं नए इन्फेक्शंस कम है और टोटल संख्या जो है वो करीब 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 स्टेबल सिचुएशन में पहुंच रही है। मतलब इन मुल्कों में अभी भी डेथ्स की संख्या हो रही है, पर नया इन्फेक्शन इतने तेजी से बढ़ नहीं रहा है। अगर हम अमेरिका में निगाह डालेंगे, देखेंगे अमेरिका पहले से बेहतर स्थिति में है। पहले अगर इस यहाँ पर देखेंगे तो देखेंगे काफी रफ्तार से इनकी संख्या बढ़ रही थी। इस वक्त ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, पर फिर भी अमेरिका की ग्राफ काफी ऊपर है। करीब करीब उनके पिछले 8-10 दिन में करीब उन्होंने 3 लाख लोगों को उन्होंने और इन्फेक्शन में पाया है। इसका मतलब अमेरिका का स्थिति पहले से बेहतर है, पर इतना अच्छा नहीं है, खास तौर से क्योंकि अमेरिका में बड़ा मुल्क है हमारे जैसे, तो उसमें कुछ जगहों पे काफी भारी मात्रा में लोग बीमार पड़े, पर दूसरे जगहों पे इतने भारी मात्रा में बीमार नहीं थे पहले, पर अब वहां भी बीमारी दिखने लगी है। वो कुछ हद तक हमारे हिंदुस्तान की स्थिति भी वैसा ही है, इस पे बाद में आएंगे। अगर हम हिंदुस्तान की हालत देखें तो
जो कह रहे हैं सरकार, ये बहुत बिल्कुल गलत नहीं है कि पहले से इतनी तेजी से अब बढ़ोतरी नहीं हो रही है, फिर भी करीब करीब पिछले 13 दिन में हमारी संख्या करीब दुगुना हुआ है। अगर आज की हम देखें, हमारे करीब 86,000 है, तो देखेंगे 13 दिन पहले इसका करीब हमारे यहाँ पर 42 और 46 के बीच में था। मतलब 12-13 दिन में हमारी संख्या डबल हुई है। तो सरकार की जो कहना है कि 14 दिन गलत नहीं है, फिर भी ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगले आने वाले 14 दिन में हमारी संख्या इससे डबल हो सकती है। इसका मतलब हम इस पे कंट्रोल नहीं पा लिए हैं, जबकि हमारे यहाँ चीन से ज्यादा संख्या में इस वक्त बीमार हैं, और चीन 82,000 में रुक गया था। हमारी गाड़ी अभी भी रुकी नहीं है। और अगर मलेशिया जैसे मुल्क को देखें तो उनकी कर्व करीब करीब पूरी तरह से फ्लैट है। तो हमारा यहाँ पर ये कर्व जो फ्लैट नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारा अभी भी हमारा इस बीमारी पे कंट्रोल नहीं हमारे आया है, हम उस पर काबू नहीं पाए हैं, और इसको काबू अगर पाना है और भी कुछ कदम हमें लेना पड़ेगा। तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इतना ही बताना चाहेंगे कि आज के लॉकडाउन की असर जो है करीब 7, 10, 14 दिन बाद पता चलता है, क्योंकि आज की जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं वो पता चलेगा उनको 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद, क्योंकि बहुत जल्दी इस सिम्टम्स नजर नहीं आते। सिम्टम्स नजर आने में 7-10 दिन लग सकता है, और उसके बाद टेस्टिंग और टेस्ट रिपोर्ट मिलने में भी देरी लग सकती है। तो इसीलिए आज की जो हम कदम लेंगे उसका असर हमें 10 या 14 दिन बाद में देखने को मिलेगा। इसीलिए 17 तारीख अगर हम लॉकडाउन को शिथिल करना शुरू करते हैं तो उसका असर भी 2 हफ्ता बाद पता चलेगा। इसीलिए इस पर निगाह रखने की जरूरत है। आइए एक बार और देखते हैं कि कहां-कहां, किन-किन प्रांतों में हमारे यहाँ पर बीमारी फैली है। इस वक्त जो हमने कहा था महाराष्ट्र, उस पे सबकी बीमारी सबसे ज्यादा अभी भी है। वो सबसे ज्यादा बीमार इसीलिए भी है कि मुंबई शहर, उसकी पार्श्ववर्ती इलाका पुणे शहर, इन जगहों पे बीमारी काफी फैली है। और मुंबई हम जानते ही हैं सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, और दुनिया में धारावी बस्ती जो है बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। वहां पर लोगों में फैलाव होना आश्चर्य की बात नहीं है। गुजरात पे संख्या अभी भी काफी ज्यादा है, और इसके बाद इस वक्त तमिलनाडु की संख्या काफी बढ़ा है। और एक सिर्फ मार्केट चेन्नई में, वहां पर 2000 से ज्यादा लोगों की इन्फेक्शन होने की बात अब अखबार में देख रहे होंगे। इसका मतलब कि एक हॉटस्पॉट अगर होता है उससे उसकी फैलाव काफी बढ़ सकता है, और किसी भी प्रांत में एक हॉटस्पॉट से संख्या काफी बढ़ सकती है। अगर हम इस तरह से देखें तो देखेंगे दिल्ली शहर में भी अभी भी काफी बढ़ोतरी है। यहाँ पर मैप में देखना दिल्ली को मुश्किल होता है, पर अगर दूसरे प्रांतों में देखें, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, यहाँ पर भी संख्या बढ़ रहा है, और इन जगहों पर भी निगाह रखने की जरूरत है। न्यू केसेस की अगर हम देखेंगे तो देखिए, न्यू केसेस की पिक्चर भी करीब वैसा ही है जैसे टोटल केसेस की है, खास इतना फर्क नहीं है। पर अगर हम देखें टोटल डेथ्स कहां पर हो रहे हैं, अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि बंगाल में भी काफी थोड़ा सा डेथ्स बढ़ा है, और खास तौर से इसीलिए कि यहाँ पर टोटल डेथ्स कलकत्ते में काफी ज्यादा रहा है, 225 लोगों की है। तो उनकी इन्फेक्शंस की तुलना में जब डेथ की संख्या ज्यादा नजर आता है तब शक जरूर होता है कि शायद टेस्टिंग वहां पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। इसीलिए कितने लोग एक्चुअली बीमार हैं हम उस पर अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये एक संकेत हो सकता है, पर देखनी पड़ेगी कैसे यहाँ पर डिजीज या बीमारी कैसे बढ़ रही है। पर अगर आप देखें डेथ्स की संख्या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वो
एक जो रफ्तार से चल रहा है वो करीब करीब डिजीज की रफ्तार, बीमारी की रफ्तार के साथ साथ ही चल रहा है। अब आते हैं इस बात पे कि आज के तारीख पे हम जो लॉकडाउन की बात जो हम कर रहे हैं, तो लॉकडाउन में हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। ये तो सही बात है कि लॉकडाउन इस तरह से चल नहीं सकता, हमें कभी ना कभी शिथिलता तो लानी पड़ेगी, इकोनॉमी स्टार्ट करनी पड़ेगी और खास तौर से लोगों की रोजगार चाहिए। इस वक्त बेरोजगार काफी संख्या में बैठे हुए हैं। सीएमआई की फिगर से 122 मिलियन मतलब 12 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार है। उनकी संख्या वैसे भी बहुत साफ नहीं होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट फिगर्स होते हैं पूरी तरह से हमारी बेरोजगारी की और नौकरी कितने लोगों को है या नहीं है उसके बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। फिर भी इस पे कोई शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है इस वक्त तो हिंदुस्तान में है, और जो नए बेरोजगार हुए हैं कोविड-19 के लिए वो भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए इकोनॉमी को किसी ना किसी तरह से स्टार्ट करने की, रोजगार लोगों की और भी चीजें जो पहुंचाने की जरूरत है, उसके लिए इकोनॉमी और इसमें शिथिलता लॉकडाउन में लानी पड़ेगी। तो इसके बारे में इकोनॉमी के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस बात का चर्चा करना चाहता हूं कि लॉकडाउन की शिथिलता के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहली बात, जो हमने पूरी केंद्रीयकरण किया है, पूरी पावर्स सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सौंप दिया है और या छीन लिया है स्टेट गवर्नमेंट से, उसमें शिथिलता लानी पड़ेगी। एपिडेमिक एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स की ये सब पावर्स थी, क्योंकि हम एक इस पे डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट ये सब करना चाहते हैं जो पब्लिक हेल्थ मेजर नहीं है, इसीलिए इस पे केंद्रीयकरण इतना ज्यादा हो रहा है। इस पे दूसरी बात तो ये है कि जहां जहां पर हॉटस्पॉट्स है वहां पर सख्ती से हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ लोगों को जो इन्फेक्टेड है तुरंत ऐसी जगहों पे ले जाना पड़ेगा जहां पर इलाज हो सकता है और उनकी दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने की संभावना कम हो सकता है। ये सब मेजर्स लाने के लिए हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, और खास तौर से हमारे जो पहला इसमें कतार में है इस लड़ाई में, जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, हेल्थ वर्कर्स है, जो हॉस्पिटल को साफ करते हैं, वो है, सबको पर्याप्त मात्रा में जिसको कह रहे हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनको देने की जरूरत है। उनकी देखभाल अगर हम नहीं करेंगे तो हम दूसरों की देखभाल नहीं कर पाएंगे और इस महामारी के ऊपर हम काबू नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इनके ऊपर निगाह रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी भी जो खबर आ रही है अच्छी खबर नहीं है कि हमारे अस्पताल में ये बीमारी, खास तौर से डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स पे काफी लोग इस पे बीमार अभी भी पड़ रहे हैं। इसीलिए इस पर भी हमें नजर रखने की जरूरत है। पर ये तभी हो सकता है जब जनता, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्रीय सरकार सब एक साथ मिलकर करे। इस वक्त जो है केंद्रीय सरकार पूरी तरह से न कि सिर्फ केंद्रीयकरण पावर्स की कर रही है, ये भी देख रहे हैं कि जो कि दूसरे पार्टीज की सरकार है उनके साथ एक बैर भाव तो है ही, पर सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार इस पे खींचातानी अखबारों में देखने को मिल रहा है। सरकार की इस वक्त सबके साथ मिलके काम करने की जरूरत है और खास तौर से ऐसे प्रवणता का दूर करना जरूरी है जो इसको एक कम्युनल टर्न देता है। जो भी हम देख रहे हैं, जितने प्रचार कम्युनल प्रचार है, इनको ना दबा के बल्कि इसके आड़ में राइट्स कौन शुरू किया था इसके नाम पे दूसरे लोगों पे केसेस हम देख रहे हैं। तो सरकार की इस वक्त इन सब चीजों को छोड़ के सबको कैसे सबको एकत्रित करके एकता के साथ हम कैसे इस मुल्क में इन चीजों को सामना कर सकते हैं, और खास तौर से केंद्रीय सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके बीच में कैसे हम एकता ला सकते हैं, इसकी सख्त जरूरत है। और इस पे केंद्रीय सरकार की सबसे भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने पूरी पावर्स इस वक्त अपने हाथ में ले लिया है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिएगा न्यूज क्लिक।